लोग तो कहते हैं कि हम अन्य विकल्प चुन लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जैसा विकल्प हमें चुनेंगे। अगर इस देश में हजारों करोड़ रुपए राहुल जी के इमेज को खत्म करने के लिए लगा दिए लगातार तो कांग्रेस का ही देखा तो हम जमीन पर उतरे ना। आप बताइए अमित शाह का बेटा जैसा कब जमीन पर उतरा? तो कैसे? और तमाम ऐसे नेता, कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने डर कर भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए। और बात करें तो कांग्रेस के ऊपर लगातार एंटी नेशनल होने के लिए 370 से आप खुश नहीं है? देखिए मेरी बात को समझिएगा, आप बताइए, इस देश आप में खुश नहीं है? इस देश में 370 से आपको क्या फायदा है? तो कन्हैया कुमार को फांसी देना चाहिए। सरकार किसकी, सिस्टम किसका? दोनों डरपोक लोग हैं, डरते हैं। कौन डरते हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों डरते हैं, दोनों डरते हैं। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारा जमीनी स्तर पे बूथ संगठन में यूपी की बात करूंगा क्योंकि मैं यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे हम कहीं नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द वॉइस इंडिया की खास पेशकश जन दर्पण समाज का सच्चा आईना में। आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है बहुत ही चर्चित पर्सनैलिटी जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है विशाल सिंह जी, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज हम सियासत की उन परतों को डिकोड करेंगे जो कि अक्सर शोर शराबों में दबकर रह जाती है, और कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी कई सवाल होंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। आज हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें करेंगे जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं। आज की हमारी चर्चा होगी। तो विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं विशाल सिंह हूँ और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। और राजनीति की शुरुआत भी हमने बनारस से की थी और मैं निरंतर लोगों के बीच में रहता हूँ। युवाओं के मुद्दा हो, चाहे किसान का हो, चाहे रेवड़ी वालों को, उस मुद्दे को हम बनारस में भी लगातार उठाते रहते हैं। जैसे कि नीट का भी मुद्दा हम लोगों ने पीएमओ कभी बीच में ही प्रोटेस्ट किया हुआ था। सरकार से हमने जवाब भी मांगे थे। खैर बात अलग है, सरकार जो है जवाबदेही से बचती है। सो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन यही कि मैं तो मूल रूप से रहने वाला ही काशी का हूँ। अच्छा, तो राजनीतिक शुरुआत आपने कैसे की? मेरा शिक्षा दीक्षा तो सिम्बायोसिस से हुआ है, पुणे यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस हुई शिक्षा दीक्षा हुई है। और जब मैं पढ़कर बाहर आया तो मेरी जो मंशा थी वो जॉब करने की थी, लेकिन मैं निरंतर, मेरे पिताजी ग्राम प्रधान है बलुआ ग्राम सभा में, तो मैं गांव में भी लोगों से मिलता जुलता रहता था। तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास था कि आज भी इस देश में जो पिछड़े और कमजोर तबके के लोग हैं उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। तो मैंने तय किया कि मुझे भी राजनीति का एक पार्ट होना चाहिए और युवाओं को, मेरा ये मानना, मेरी सोच है, मेरी तरह तमाम उन युवाओं को राजनीति का हिस्सा होना चाहिए जो कि राजनीति और इस समाज को आगे और पॉजिटिव वे मिलेगी। तो कई सारे विकल्प थे राजनीति में, आपने कांग्रेस ही क्यों चुना? आपको ऐसी क्या खास बात लगी? कांग्रेस की विचारधारा, कहीं ना कहीं से मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूँ। आप देखिए कि देश की आजादी के बाद से इस देश को कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस लेके चलने का काम करती रही है। कांग्रेस हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की बात करती है। कांग्रेस सिर्फ केंद्रित खुद पर नहीं रहती। कांग्रेस समाज में सबसे पीछे खड़े हुए तबके के लोगों की बात करती है और धर्मनिरपेक्ष है कांग्रेस। और कांग्रेस युवा के रोजगार की, शिक्षा की बात करती है, टेक्नोलॉजी की बात करती है, फ्यूचर की बात करती है, ना कि सिर्फ जाति धर्म की बात करती है। कहीं ना कहीं से मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित था और मुझे कांग्रेस में राहुल जी से बहुत ज्यादा मैं प्रभावित था। इस वजह से मैंने कांग्रेस को चुनने का निर्णय लिया। आप तो राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं, तो उनकी ऐसी कौन सी विचारधारा आपको लगती है जो आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको? डरो मत। राहुल गांधी जी का एक नारा आपने सुना होगा, डरो मत। जैसे कि आप इस दौर में देख रहे होंगे कि हम आज उस दौर में राजनीति कर रहे हैं जहां आप देख रहे होंगे कि विपक्ष को तोड़कर फेंक दिया जाता है। आप हाल ही में देखे होंगे ममता जी के साथ क्या किया गया, शिवसेना के साथ क्या हो रहा है, और तमाम ऐसे नेता, कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने डर कर भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए। और राहुल गांधी जी आज भी निडर होकर सरकार से आंख में आंख मिलाकर, नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर सवाल करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। इस देश में किसी भी कोने में अगर कहीं अन्याय हो रहा है उसके लिए सिर्फ राहुल गांधी खड़े होते हैं। आप देखिए इस देश में दो ऐसे व्यापारी हैं जो देश को लगातार निरंतर लूट रहे हैं। अब बताइए राहुल गांधी के सिवा कोई ऐसा नेता इस देश में है जिसने अदानी का नाम लेकर कहीं कहा कि नहीं अदानी इसके पीछे। हम लोग राहुल गांधी की जो सोच है, निडरता, डरो मत, लोगों के बीच में जाने के, लोगों के बीच में बैठ के उनके जो भी परेशानियां समझ के जो राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं, हम लोग राहुल गांधी की इन चीजों को देखकर बहुत प्रभावित हैं। लेकिन कई बार उनके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो लोगों को थोड़ा निराश कर देते हैं, युवा भी थोड़ा निराश हो जाते हैं। देखिए अगर आप हमारे पहलू से देखें या फिर अपार्ट फ्रॉम बीजेपी वर्कर के अपार्ट होकर देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिससे लोग नाराज हो जाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता है, लोग तो कहते हैं कि हम अन्य विकल्प चुन लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जैसा विकल्प हम नहीं चुनेंगे। अगर आज इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा आवाज है तो राहुल गांधी है। आप और ये लोग नहीं कहते, ये भाजपा ही कहते हैं, बरगलाने के लिए कहते हैं कि देश को, युवाओं को कैसे स्विंग किया जाए, कैसे उनको मूर्ख बनाया जाए। अब आप देखिए नीट के मुद्दे पे राहुल गांधी जी कोटा गए हुए थे, बिना बुलाए लाखों लाख में छात्रों को सुनने आए थे। क्यों आए थे? कांग्रेस ने तो नहीं बुलाया था। कांग्रेस ने एक प्रोग्राम किया कि हम छात्रों के बीच में जाएंगे। राहुल गांधी जी स्क्रिप्टेड नेता नहीं है, राहुल गांधी जी पीआर के नेता नहीं है। जिस देश में हजारों करोड़ रुपए
राहुल जी के इमेज को खत्म करने के लिए लगा दिए गए। और आप देखिए एक छोटी सी यात्रा राहुल जी करते हैं जिसका नाम भारत जोड़ो मोहब्बत की दुकान का नारा देते हैं, और देखिए राहुल जी का ग्राफ कहां से कहां चला गया। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप जिस नीट की बात कर रहे हैं, अक्सर हमने देखा है मीडिया पर भी कि चंद सवाल हो जाते हैं, नीट का फुल फॉर्म, सीबीएसई का फुल फॉर्म, और कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं भी दी होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस यात्रा में जो छात्र जुड़ रहे हैं वो सच में परेशान है? अगर मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ तो क्या मेरे अगल बगल कुछ बच्चे जो नीट के प्रभावित हैं, या मेरा छोटा भाई परीक्षा दे रहा मैं नहीं दे रहा हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनूं? अगर एक बेटी का बाप नीट का परीक्षा नहीं दे रहा या बेटी का भाई नहीं दे रहा, बेटी तो दे रही है ना, घर का कोई अंग तो दे रहा है ना। और जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज खुद करें तो ही आप शामिल हो। तो ये जो फुल फॉर्म्स का सिलसिला चला हुआ है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि भारत में आप सुन रहे होंगे कई तरह की मीडिया है, गोदी मीडिया करके, और कुछ बायस मीडिया भी चल रही है। तो लोग एक हिसाब से किसी को कैच कर लिए, कैच करके पूछ ले, तो ये कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 12 साल की सरकार में 90 बार पेपर लीक होता है, और 90 बार में 9 बच्चे आत्महत्या करते हैं। उसकी जवाबदेही लेगा कौन? सरकारी सवाल से क्यों बच रही है, क्यों भाग रही है कि नीट परीक्षा में जो भी मौतें हुई ये जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए। एनटीए जो एजेंसी परीक्षा को कंडक्ट कराती है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप टेलीग्राम को बैन कर दे रहे हो। क्या टेलीग्राम पे सिर्फ पेपर लीक ही होता है? टेलीग्राम पे भी लाखों लोगों का, टेलीग्राम पे भी लाखों लोग पॉजिटिव वे में काम करते हैं, रोजगार का जरिया है। लेकिन अगर आप दोषियों पर कार्रवाई न करके सीधे सीधे आप टेलीग्राम बैन कर रहे हो, आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो? आपकी क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान से आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान ने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने नहीं बोला था कि अबू धाबी चूज करो, उस बच्चे ने खुद से चूज किया था। अब ये आप बताइए कि सेंटर जो है, कोई बच्चा अबू धाबी कहां से चूज करेगा? अब आपको लगता है कि इस देश के बाहर नीट की परीक्षा का सेंटर होगा? दुबई में सेंटर अबू धाबी में रखा जाएगा? मूर्ख बनाने का काम करते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। आप बताइए मुझे, कब नरेंद्र मोदी ने शिक्षा की बात की है? आप बताइए इस देश के मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी कब इन्होंने अपने खुले मन से शिक्षा की बात की? कब रोजगार की बात की? वो नारा आप सुने हैं ना, न खाए हैं न खाने देंगे, तो न पढ़े हैं न पढ़ने देंगे। मतलब शिक्षा के विरुद्ध है। न ये पढ़े हैं न पढ़ने देंगे, न ये रोजगार कभी लाए थे न लाने देंगे। विकास की तो तमाम बातें उठती है। विकास किसको कहते हैं आप? एक रोड बना देने को सिर्फ विकास नहीं कहा जाता। विकास तब होता है जब समाज के सबसे छोटे तबके का आदमी, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, कमजोर, गरीब किसान, जब उनके इनकम का स्तर बढ़ता है, वो विकास होता है। आप एक रोड बनवा दीजिए और कह दीजिए विकास है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब आपके देश में लोग शिक्षित हो, जब लोगों को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जिसमें ऑर्गेनाइज तरीके से उनको जॉब मिलता रहे, एजुकेशन का सिस्टम हो। और ये जो भ्रष्ट सिस्टम भाजपा ने बनाया हुआ है, आज जो सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन का, चूंकि हम लोग आज नीट पे बात कर रहे हैं, जो सिस्टम बना हुआ वो लूटने का सिस्टम बना हुआ है। राहुल गांधी जी ने समझाया था कोटा में कैसे 1,40,000 करोड़ रुपए की धन उगाही की गई, जो कि पूरा इनका शिक्षा का बजट था। और वो पैसे कहाँ जाते हैं? बार-बार पेपर लीक करते हैं बच्चे, बार-बार पेपर का फॉर्म का पैसा खरीदते हैं ना फॉर्म में, वो पैसा कहाँ चला जाता है? ये इनका एक स्कैम है, स्कैंडल, ये स्कैंडल करते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संलिप्त है। ठीक है, बिल्कुल हम चर्चा कर रहे थे चुनावी नतीजों की बात करें तो कांग्रेस की स्थितियां थोड़ी गंभीर हैं, तो क्या कारण आपको लगता है कि क्यों ऐसे चीजें सामने आ रही हैं? देखिए पॉजिटिव चीजों को देखिए। 2014 में हमारी सीट 40-44 पहुंच गई थी, फिर उसके बाद 45 गई, 48 गई, अब देखिए सीधे 100 गई। अब देश की जनता समझ रही है, इन लोगों ने देश को मूर्ख बनाया, इन लोगों ने देश में युवाओं के मन में भेदभाव डाले, हिंदू मुस्लिम का नारा दिया, लोगों को बरगलाया। अब देश ये समझने लगा है कि ये लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बना के ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचा रहे हैं, ये हमारे भविष्य की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़ती है। कांग्रेस जो है आम जनता के लिए लड़ती है, कांग्रेस युवाओं के लिए लड़ती है, कांग्रेस किसानों की लड़ती है। और आज से नहीं, ये कांग्रेस आजादी के टाइम से करते चली आ रही है। अगर कांग्रेस की सोच ये रहती बांटो लूटो, तो आज हमारा देश यहाँ कभी ना पहुंच पाता। आप कभी इसरो में नहीं पहुंच पाते, कभी IIT, भांगड़, हरित क्रांति, कभी नहीं। जी अक्सर राहुल गांधी की फेस वैल्यू को लेकर बड़ा सवाल उठता है, तो क्या लगता है कि कुछ दिक्कत है? परिवारवाद से जुड़कर लोग देखते हैं कई चीजों को लेकर, तो किसी नए फेस को भी मौका मिलना चाहिए कांग्रेस में। राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति इस पूरे हिंदुस्तान में है जिसने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कि अगर किसी का जन्म किसी बड़े परिवार में हो जाता है तो इसका मतलब वो दोषी नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी जी जमीन पर कैसे उतर रहे हैं। राहुल गांधी जी ऑटो वालों के पास बैठते हैं, कूली के पास बैठते हैं, ट्रेन वालों के पास बैठते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं। आपका पैमाना, आपका संघर्ष तय करता है। राजनीति में अगर परिवार गिरी तो क्या राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह परिवारवाद का नतीजा नहीं है? कि नीतीश कुमार के बेटे परिवारवाद का नतीजा नहीं है? कि अमित शाह के बेटे नहीं है? तो हम जमीन पर उतरे ना। आप बताइए अमित शाह का बेटा जैसा कब जमीन पर उतरा? वो कैसे BCCI के इतने बड़े पद पे चले गए? कब वो क्रिकेट खेलने चले गए? हमारे नेता तो जमीन पे उतरे ना। हमारे नेता तो नहीं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ तो गैर गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ, कैसे परिवारवाद हुआ? आप बताइए। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, राहुल गांधी जेनजी के नेता हैं, राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री कहा जाता है। और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 2029 में राहुल गांधी इस देश को अच्छा नेतृत्व देने का काम करेंगे।
बात करें तो कांग्रेस के ऊपर लगातार एंटी नेशनल होने के भी आरोप लगते हैं। यार- लाइक जो वो फॉरेन कंट्रीज में जाके जो बयान दे देते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है, तो एंटी नेशनल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो लोग कैसे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट इश्यूज तो पहले आएंगे ना। बात तो लोगों को ये समझने की बहुत जरूरी है कि ये एंटी नेशनल का आरोप सिर्फ और सिर्फ भाजपा लगाती है। और नरेंद्र मोदी अगर कुछ ऐसा काम करते हैं देश में जो कि हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, और राहुल गांधी जी को अगर विदेश में बुलाया जाता, अगर राहुल गांधी जी से पूछा जाए कि आपके देश में क्या चल रहा है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कुछ बताया, तो नरेंद्र मोदी और भाजपा पूरी देश नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो विदेश में बैठे हुए हिंदुस्तानियों को ऐसे टारगेट करते हैं। विदेश में बैठे हुए हिंदुस्तानियों को भी जानने की जरूरत है कि आज उनके देश में क्या हो रहा है। आज उनके देश में कैसे, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वहां युवाओं की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। आप बताइए, आज आप सरकार से 2 सवाल करके देख लीजिए तो आपको मुकदमा डाल देंगे। आपने देखा होगा अभी लखनऊ में परसों बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें बच्चों की जान चली गई। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहता है कि हम तो भाजपा के प्रो सपोर्टर थे और आपकी जवाबदेही बनती, तो मुख्यमंत्री का रिप्लाई आता है कि भाषण मत दो। आप बताइए आप किस देश में रह रहे हैं? क्या मैं इससे देशद्रोही हो गया? अगर मैं इस सवाल को आपके स्टूडियो में कर रहा हूं या इस सवाल को मैं कहीं और कर रहा हूं तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? क्योंकि भाजपाइयों की मानसिकता बन चुकी है, आप उनके खिलाफ कुछ भी बात करेंगे आप देशद्रोही। तमाम भाजपा के नेता तो गए थे, हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू तक आ गए थे उस घटना से। उप मुख्यमंत्री की आंखों में तो आंसू घटना के बाद ही ना आएंगे। आपकी 2017 से सरकार है, बगल में सूबे का मुख्यमंत्री रहता है, और आप बताइए, आप समझिए ये सिस्टम का फेलियर कितना बड़ा है। और आज उस विभाग का एक आदमी आया जिसने बोला कि यहाँ 3-3 लाख की मशीनें 8-8 लाख में आई हैं, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड मशीनें। ये भ्रष्टाचार है, ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब देखिए ना, चाहे वो एजुकेशन हो, राम मंदिर में जहाँ 200 करोड़ रुपए की चोरी कर ले, चरण पादुका गायब हो जाए, आप उस सरकार की बात कर रहे हैं। चलिए, राम मंदिर की आपने बात उठा ही दी है तो मैं राम मंदिर सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने तो राम मंदिर को लेकर एग्जिस्टेंस, राम जी के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, आप क्या राहुल गांधी ने कहा? कांग्रेस की तरफ से ये बयान नहीं आया, ये तो सबको पता है। मेरी बात समझिएगा, जब उस समय राम मंदिर की बात चल रही थी तो आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आप आया उसी नरेश को अपने पार्टी में राज्यसभा बनाई हो जिसने बोला विस्की में रम बसे, रम में विष्णु बसे। तो अगर किसी एक व्यक्ति की कोई बात लेकर अगर आप पकड़ के चलोगे तो पूरे कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है। मैं भी कांग्रेस का हूँ, मैं तो भगवान राम को, भगवान शिव को मानता हूँ। आज आप लोग राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सवाल उठाया, जनता तो बोलेगी ना। जनता ये बहुत भली बात ही जानती है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कितने बड़े राम भक्त, कितने बड़े शिव भक्त हैं। वो जब भी बनारस आते हैं मंदिर जाने का कार्य करते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। राम मंदिर की आप बात कर रही हैं, क्या हमारे पार्टी पे कभी मंदिरों में चोरी का आरोप लगा क्या? आप बताइए, कितनी ग्रेट चीज है कि जिस राम जो हमारे आस्था है, जो कड़कड़ में बसे हुए हैं, आप मंदिर बनवा के लाखों करोड़ रुपए की चोरियां कर रहे हो आप, और सरकार की अभी भी कोई जवाबदेही नहीं तय है। एसआईटी ने डाला कि इसमें मामले में गड़बड़ी पाई गई, सीसीटीवी बंद चालू हुआ, पैसे कहाँ गए? इससे गणित क्या होगा? ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए जो भगवान राम और लाखों गरीब श्रद्धालुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो, हम सब आस्था से अपना पैसा देते हैं और वो पैसा चोरी हो रहा है और बचाया जा रहा है। जिसकी सैलरी 20,000 है वो 80 लाख की जमीन ले रहा है, करोड़ों की गाड़ी ले रहा है, और सब मंदिर के अधिकारी है जिसको सरकार ने नियुक्त किया है, कोई बाहरी नहीं है, सरकार ने नियुक्त किया। अब बताइए ये कैसे राम के भक्त हैं? तो सीधी सी बात है, भगवान राम की आड़ में पाप कर रहे हैं उस देश में, पाप। चलिए, ये तो बातें हो गई आरोप प्रत्यारोप वाली। कुछ हम बात करेंगे आपसे अभी बीजेपी के बारे में ही। आपको ऐसी कोई नीति या ऐसी कोई बात लगती है कि जो ये प्लस पॉइंट है बीजेपी के अंदर? आपने तमाम खामियां गिना दी, तो कोई एक पॉइंट तो होगा। देखिए, अब आप बताइए कि जिस सरकार में, मैं एक युवा हूँ, मेरी सोच भी युवा के हिसाब से रहेगी। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं तो हमेशा एजुकेशन की बात करूंगा, जॉब वेलफेयर की बात करूंगा। जिस सरकार में 90 पेपर लीक हो जाते हो, जिस सरकार में एजुकेशन के नाम पे 0, जिस सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जिस सरकार में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और सरकार जवाबदेही नहीं तय कर रही है कि जवाबदेही से बच रही है, आप बताइए मैं उस सरकार में क्या पॉजिटिव चीज खोजूं? जिस सरकार में, जिस भारत देश प्रेम का सागर है, भारत देश में हर धर्म आपस में प्यार करता है और ये देश हर धर्म को मिला के बना हुआ है, और उस देश में प्रधानमंत्री जैसा आदमी, मुख्यमंत्री जैसा आदमी हिंदू मुस्लिम की बात करें तो उसमें क्या अच्छाई ढूंढूंगा? आप बताइए। इसके बाद कुछ बचा होगा कि नहीं? एक अच्छाई है, फ्रॉड करने की अच्छाई है, झूठ बोलने की अच्छाई है, सरकारी संस्थानों को बेचने की अच्छाई है, और जैसे अंडमान निकोबार में 1.5 करोड़ पेड़ कटवा देने की अच्छाई है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की अच्छाई है, यही सब अच्छाई है। 370 से आप खुश नहीं है? देखिए, मेरी बात को समझिएगा, आप बताइए, इस देश में 370 से आपको क्या फायदा है? क्या फायदा है उसका? आप हमेशा वही चीज करिएगा ना जिससे इस देश को फायदा हो, इस देश के युवा को फायदा हो, इस देश के भविष्य को फायदा हो। क्या फायदा है? जहाँ एक टाइम पे पाकिस्तान का झंडे थे, एक चौक है, वहाँ पे अब भारत का झंडा है। आप तो ये देश की बात, हम उसी देश में, देखिए अगर आप आकलन करेंगी, मणिपुर में लड़कियों को नग्न घुमाया गया था, तो क्या इस देश को शर्म करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आप उस देश में रहते हैं जहाँ बिहार में चुनाव में विद इन कोड ऑफ कंडक्ट 10-10 हजार रुपए बांट रहे। कितने शर्म की बात है कि चुनाव के अंदर आप 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं। मैं उस देश पे रहता हूँ जहाँ SIR की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का आता है
कि भाई अब 22 लाख वोटर जो छूट गए अगले चुनाव में वोट देना, उसमें कहां से इस देश पे गर्व करूं, ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व करूं? ये तो गलत चीजें है ना कि आप एक चीज दिखा दो, हमने 370 कर दिया, हमने राम मंदिर कर दिया, आज राम मंदिर में चोरी भी तो कर लिया, तो क्या आपने ढांचा चोरी और पाप करने के लिए बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने? बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल उठा, आप युवा हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। टेररिज्म का सपोर्ट करते हुए कांग्रेस कई बार दी जाती है। अब जैसे कन्हैया कुमार की बात कर ले, आपको तो उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद होगा जेएनयू का। देखिए मैं आपको बता दूं, या तो आपने कोर्ट की रिपोर्ट नहीं देखी। अगर कन्हैया टेररिज्म की बात करते हैं या कन्हैया कुमार टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो कन्हैया कुमार को फांसी देना चाहिए ना। सरकार किसकी, सिस्टम किसका, कोर्ट किसका? बात समझिएगा। उस वीडियो में यह पाया गया था कि कन्हैया कुमार के आवाज के साथ, और ये प्रमाण है और इसको कोर्ट ने मेंशन किया है, छेड़छाड़ की गई थी। तो इसमें अगर भाजपा किसी को आतंकवादी घोषित कर दे तो उससे नहीं माना जाएगा। इस देश में न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय ने बोला है कि कन्हैया कुमार ने कोई गलत नारा नहीं दिया था और उसी के बेसिस पे कन्हैया को जमानत दी गई है। अब चला दो फांसी पे अगर कन्हैया अगर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो आरोप तो ये भी लगता है कि मनमोहन सिंह ने सम्मानित भी किया था। आरोप आप समझिएगा, मेरी बात नहीं किया था, मेरी बात को समझिएगा। आरोप लगने जिस देश, अब मैं तो ये कह दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए बिरयानी खाने, अफजल मजहूर को जाके छोड़ने चले गए थे, तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान चले गए तो मैं ये कह दूं कि वो आतंकवादी थे, ऐसे समर्थन करते हैं। आपके राहुल गांधी कई बार ऐसा बोलते हुए दिखते हैं कि अमित शाह हमसे डरते हैं, मोदी हमसे डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट मतलब लोग असंवैधानिक मानते हैं कि ऐसे कुछ भी कह देते हैं। अरे असंवैधानिक लोग मानते हैं या भाजपा मानती है, मैं नहीं कह सकता। जिस देश की संसद में विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को बोले कि आप चोर हैं, आप वोट चोर हैं, आप चोरी करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बोले कि मैं चोर नहीं हूं? आप करो एफआईआर राहुल गांधी पे, विधि प्रमाण करो, प्रूफ के साथ करो कि राहुल गांधी गलत है। जब आप चोरी करोगे तो चोर तो नजर नहीं मिलाता ना, चोर डरता है। और ये दोनों गुजराती चोरी कर रहे हैं इस देश में, इस देश भली बात जानता है, और ये दोनों डरपोक लोग हैं, डरते हैं। कौन डरपोक है? और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों डरते हैं, दोनों डरपोक। चोरी की बुनियाद पे बनाई हुई स्ट्रक्चर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जिस एसआईआर को आपने बिहार चुनाव के बाद किया, भी लोकसभा में वही वोट लेते हो और लोकसभा के बाद कहते हो ये वोट हमारा नहीं, को बाहर करो। क्या जनता मूर्ख बैठी है? ये तानाशाही के दौर में आप जी रही हैं और हम जी रहे हैं। लेकिन एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी मात्र ऐसे नेता हैं जो इनका मुंह तोड़ और करारा जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बदलाव की बात कर लेते हैं। आगामी चुनाव में क्या बदलाव देश को क्या देखने को मिल सकते हैं अगर कांग्रेस आती है तो? देश को शिक्षा का एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देश को एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देश में जो नफरत फैलाया गया है, जो जहर का बीज बोया गया है भाजपा द्वारा, वो खत्म होते हुए दिखेगा। देश को हम इतने मजबूत स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे कि इस देश का ज्यादा से ज्यादा युवा जो है रोजगार पाए, न कि हम देश को प्राइवेटाइजेशन से बाहर ले आएंगे, हम उसको वापस ले आएंगे सरकारी संस्थानों को। जैसे बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया, तमाम आप देखिएगा गवर्नमेंट सेक्टर्स बंद कर दिए गए। इस 80,000 स्कूल, वो जो 80,000 स्कूल बंद कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम उसको चलाने का कार्य करेंगे। तो मर्ज हुआ है, मेरी बात को समझिए, मर्ज नहीं हुआ है। मेरे पिताजी गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, बनुआ ग्राम सभा पड़ता है। मेरे ग्राम सभा में 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल में अलग अलग दिशा में स्कूल फैला हुआ है। तो आप समझिए कि 5 स्कूल को आप मर्ज का नाम दे के 4 बंद किए, तब ना एक चालू किए मर्ज करके, और आप 8 किलोमीटर दूर तो 4 तो बंद किया ना आपने। तो उन्होंने 80,000 स्कूल बंद करने का कार्य किया है और शराब ठेका यूपी में देखिए 10,000 खोलने का कार्य किया है। आप समझिए कि सरकार की नीति क्या है, सरकार की सोच क्या है। चलिए हम वाराणसी की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि नगर निगम ने बड़ा अहम फैसला लिया है कि अब मदिरा और मछली और मांस की जो दुकानें हैं उसको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि धर्म की नगरी है। तो क्या पता आगे चलकर मदिरा के साथ भी हो जाए? आगे चलकर नहीं, इसको तत्काल रूप से करना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस चीज का कि अगर आप मदिरा को भी मतलब एक पहल हो गई है। पहल नहीं हो गई है, ये इनकी सोची समझी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शराब के धंधे में इन्वॉल्व है, इनकी रेवेन्यू आती है शराब से ज्यादा और मीट मुर्गा मछली की दुकान से कम। तो ये लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये शराब को नहीं करेंगे, क्योंकि शराब पिए युवा तभी तो बर्बाद होगा युवा, तभी तो उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। करेंगे शहर के बाहर, क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी तो काशी के युवाओं को नशेड़ी बोल दिए थे। सच्चाई बोला उन्होंने ये नहीं कहा कि काशी के युवा नशेड़ी हैं। काशी के युवा नशेड़ी नहीं है। आप बात समझिएगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला ना कि ये शराब की दुकानें बंद नहीं करेंगे। आप शराब की दुकानें, आप जाइए पहाड़िया स्थित अक्खा रोड पे, मंदिर के ठीक सामने शराब की दुकान है, तो वहां पे तो 80 साल के बुजुर्ग तो दिखते नहीं है। रात को आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, तमाम युवा जो कम उम्र के हैं लाइन लगाए रहते हैं। आप बंद कराइए ना, आप नकेल कसिए उस पे। काशी का युवा कभी नशेड़ी नहीं हो सकता, काशी का युवा विद्वान होता है। लेकिन ये सरकार की, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के कहने का संदर्भ सिर्फ इतना था कि ये देश की सरकार युवाओं को नशे की तरफ ढकेल रही है। और ये प्रकरण पंजाब से उठाया गया था, ये प्रकरण अडानी के पोर्ट पे जब 3000 टन ड्रग्स पाए गए थे तब उठाया गया था। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं अभी काशी से होकर आया था, वहां मुझे किसी ने बताया कि काशी में शाम इतनी इन लोगों ने नशे को बढ़ावा दिया है कि बहुत सी युवा शाम को शराब पीकर घूम रहे हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की कांग्रेस राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है। हमारे अजय राय जी ने अभी अपशब्द कह दिए थे। अब वो अपशब्द कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी का एआई जनरेटेड वीडियो था,
बिल्कुल था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी झूठ के पुलिंदे पे टिकी हुई है। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ भी बना के दिखा देते हैं। और अजय राय जी क्या चीज है। तो ये तो एआई वीडियो, इनका सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है, फेक न्यूज फैलाओ, एआई वीडियो चलाओ, इनकी वही राजनीति है। जब बीजेपी वाले कहते हैं एआई वीडियो तब तो आप लोग नहीं मानते हैं। आप बताइए कौन सी बीजेपी वाली एआई वीडियो कहती है, बताइए ना ऐसा कौन सा मुद्दा इस पे एआई वीडियो का नाम बीजेपी ने। अभी अजय राय से जब पूछा गया तो उन्होंने योगी जी का एक वीडियो दिखाया, लेकिन जबकि बीजेपी ने कहा था ये एआई वीडियो है। मैंने बोला ना योगी जी ने ऐसा कुछ कि नहीं जो बोला वो खुद कहते हैं वो खुद पे लागू भी कर लेते हैं। सन 2014 मुझे याद है कि इस देश में कितने एडिटेड फोटो महात्मा गांधी जी की चलाई गई, सोनिया गांधी जी की चलाई गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चलाई। कौन चलाया? भारतीय जनता पार्टी चलाई। इनके कैंपेनिंग का आधार भारतीय जनता पार्टी का आधार ही झूठ पे टिका हुआ है। चलिए अब कुछ अंतिम चरणों में हम आ चुके हैं, तो कुछ सवाल आपसे पूछूंगी जिसका जवाब आपको बिना सोचे 1 मिनट में देना है, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी को एक राजनीतिक तौर पे आप कैसे? मैं राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पे एक विजनरी नेता देखता हूँ। मैं एक ऐसा नेता, एक शिक्षित नेता देखता हूँ, एक दूरदर्शी नेता देखता हूँ जो युवाओं के लिए सोचता है। बीजेपी का चुनावी मॉडल, बीजेपी का चुनाव मैंने आपको बताया ना, उनका प्रोपेगेंडा फ्रॉड का है। वो फ्रॉड, वही आप उन पे आरोप लगाते रहिए, उनको चोर कहते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारा जमीनी स्तर पे बूथ संगठन में, यूपी की बात करूंगा क्योंकि मैं यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे हम कहीं से कमजोर है। विशाल सिंह का लक्ष्य, मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करना, युवाओं की बात करना, रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना, फिलहाल मेरा लक्ष्य है। 27 के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? 27 के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी और सरकार बनाने का कार्य गठबंधन में करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद थे विशाल सिंह जी, जिनसे हमने आज राजनीति पे कई सारी चर्चाएं की। आपने देखा कि कई सारे मुद्दों पर जो कि जनता जानना चाहती थी, आज हमने उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जो कि अनफिल्टर्ड था, और कई परतें भी खुली आज के हमारी इस चर्चा में। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।